क्या आपको नहीं लगता कि हमारे यहाँ जो डिग्री होती है मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की, उसमें एक सब्जेक्ट आयुर्वेद, यूनानी या होम्योपैथी पढ़ाना जरूरी है? हाँ जी। ये जो आयुर्वेद है, होम्योपैथ है, यूनानी, ये ना केवल मेडिकल कॉलेज में, ये हर बच्चे को आना चाहिए। तो ये सारी चीजें अगर स्कूल लेवल पे पढ़ाए तो बच्चा जब 12वीं करके निकलेगा तो वो एक डॉक्टर बन के निकलेगा। उनके 5 साल की डिग्री कोर्स में जो न्यूट्रिशन के बारे में नॉलेज है वो सिर्फ 7 पेजेस का है, 7 पेजेस। उनको न्यूट्रिशन का उतना ही ज्ञान है जितना कि एक आम इंसान को होता है, लगभग शून्य ज्ञान है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर विश्वरूप चौधरी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। थैंक यू वंदना, थैंक यू, धन्यवाद। पहले अंग्रेजों ने मैक्स मूलर को लॉन्च किया। वह संस्कृत का ज्ञाता था पर था जर्मन। उसने भारतीय आयुर्वेद के साथ साथ उपनिषद में कई ऐसे बदलाव किए जो भारतीय संस्कृति, विशेष रूप से आयुर्वेद के लिए खतरनाक थे। बाद में मैकाले और हैमिल्टन को लॉन्च किया, जिन्होंने की शिक्षा पद्धति को ही बदल दिया। अब हम इसका नुकसान भोग रहे हैं। डॉक्टर विश्वरूप, आप हमें ये बताइए कि क्या हमारी शिक्षा नीति के अंदर जो अमूलचूल बदलाव होने जरूरी थे, और अगर ये आयुष मंत्रालय इस पर क्या काम कर रहा है, क्या वो ठीक से काम कर रहा है? हाँ, ये बदलाव जरूरत नहीं थे। हमारा जो शिक्षा थी वो अपने आप में कंप्लीट थी, पहली बात। और जो आयुष क्या कर रहा है, आयुष यही कर रहा है कि कोई काम ना करे, कोई काम कर ना पाए, इसी बात का ध्यान रख रहा है। आयुष मंत्रालय तो खुद का दुश्मन है। वो तो आयुर्वेद आगे बढ़े, नेचुरोपैथी आगे बढ़े, यूनानी आगे बढ़े, इसके लिए वो कुछ भी नहीं कर रहा है, जीरो कर रहा है। आज 6 साल हो गए आयुष के आए, आयुष के आने से पहले जो स्थिति थी, आज स्थिति और खराब है। मैं लगातार 6 साल से लगातार क्लोजली वॉच कर रहा हूँ आयुष के एक स्टेप्स। तो वो एक रोड़े की तरह काम कर रहा है। कोई भी काम हो, आयुर्वेदाचार कुछ करना चाहे तो आयुष इतने सारे कंडीशन लगा देता है कि वो ना कर पाए, मतलब जो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं, ऐसी चीजों कंडीशन लगा देता है। अभी भी देखिए, कोरोना वायरस के हमारे बहुत सारे आयुष के डॉक्टरों ने इलाज निकाला, लेकिन इलाज को प्रूव करने के लिए कि ये इलाज काम करता है, करीब 8 साल का रिसर्च बता दिया। 8 साल का रिसर्च, तो 8 साल तक रिसर्च करके तब निकालेगा, जबकि वहीं एलोपैथी आप देख रहे हैं, कोई सबूत नहीं है। ये सबूत जरूर है कि उससे इंसान को नुकसान होता है, तब भी उसको एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो हालात बहुत खराब है। आयुष की जो काम करने का तरीका है वो आयुर्वेद को रोकना है, ये तो साफ जाहिर है। जी डॉक्टर विश्वरूप, हमारे यहाँ कई तरह की चिकित्सा पद्धति चलती हैं, जैसे कि आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, यूनानी। क्या आपको नहीं लगता कि हमारे यहाँ जो डिग्री होती है मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की, उसमें एक सब्जेक्ट आयुर्वेद, यूनानी या होम्योपैथी पढ़ाना जरूरी है? हाँ जी। ये जो आयुर्वेद है, होम्योपैथ है, यूनानी, ये ना केवल मेडिकल कॉलेज में, ये हर बच्चे को आना चाहिए। तो मेडिकल कॉलेज में जरूर आना चाहिए, लेकिन यहाँ दिक्कत क्या है, जो यूनानी है, आयुर्वेद है और होम्योपैथ है, नेचुरोपैथ, ये एक ही प्रिंसिपल पे काम करती है कि इंसान की इम्यूनिटी को बढ़ा दो, और इम्यूनिटी बीमारी से लड़े, दवा न लड़े, दवा तो इम्यूनिटी को बढ़ाए। दूसरी तरफ जो एलोपैथ है, उसका काम है इम्यूनिटी को घटा दो। जैसे कीमोथेरेपी फॉर एग्जांपल, कीमोथेरेपी का मतलब ये कि केमिकल थेरेपी इम्यूनिटी को जीरो कर दो। तो अगर मान लो हमने आयुर्वेद उसको पढ़ाना शुरू कर दिया, तो पहली कक्षा में वो बच्चा पढ़ेगा, आयुर्वेद का स्टूडेंट, कि भाई कीमोथेरेपी के लिए इम्यूनिटी घटाना है। अगली कक्षा में आयुर्वेद का होगा तो पढ़ेगा कि इम्यूनिटी बढ़ाना है। तो दो कॉन्ट्रडिक्शन हो गई, दोनों विपरीत चीजें हो गई। इसीलिए मेडिकल कॉलेज में, कम से कम एलोपैथ मेडिकल कॉलेज में आयुर्वेद पढ़ाएंगे तो बच्चा तो कंफ्यूज हो जाएगा, उसको कुछ समझ नहीं आने वाला। ये कारण है कि मेडिकल कॉलेज में ये सारे इंडियन पद्धति नहीं चल सकती, जो वो पद्धति जो लोगों को एक्चुअली ठीक कर सकती है, ऐसी कोई पद्धति वो चलाएंगे नहीं। आपको जान के हैरानी होगी, उनके 5 साल की डिग्री कोर्स में जो न्यूट्रिशन के बारे में नॉलेज है वो सिर्फ 7 पेजेस का है, 7 पेजेस, 7 पेजेस का नॉलेज है, यानी कि ना के बराबर। उनको न्यूट्रिशन का उतना ही ज्ञान है जितना कि एक आम इंसान को होता है, लगभग शून्य ज्ञान है। तो आप समझ रहे हैं कि वो एमडी का मतलब मार्केटिंग ऑफ ड्रग्स, वो दवाइयां कैसे बेचना है, बस उसी के लिए मार्केटिंग एजेंट्स तैयार कर रहे हैं, ना कि कोई डॉक्टर तैयार कर रहे हैं सही मायने। वो इस तरह से भारतीय चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद से दूर होते जाएंगे, फिर तो वो सोचेंगे कि ये इसको इंक्लूड करना ही नहीं चाहिए। ये ज्ञान भारत का है तो भारत के अंदर तो रहना चाहिए। उनको ये पता होना चाहिए कि भारत में जो मसाले हैं वो देसी दवाएं हैं उनके अंदर, और इसके प्रयोग से शरीर ठीक होता है, मतलब बीमारी जो होती है वो क्योर होती है, जबकि एलोपैथी से कोई भी बीमारी क्योर नहीं होती और शरीर जो है वो सप्रेस हो जाता है। तो उनको नहीं चाहिए कि हम आयुर्वेद का ज्ञान दें? हाँ, ये बिल्कुल
बात है, ये बल्कि मेडिकल कॉलेज में नहीं, ये तो स्कूल में पढ़ाया जाना चाहिए। स्कूल में 7वीं में, 8वीं में, 9वीं में अगर पढ़ा दे, क्योंकि ये बहुत सिंपल है। आयुर्वेद इज नॉट डिफिकल्ट, ये बहुत ही सिंप्लीफाइड है। आयुर्वेद सिंप्लीफाइड है, होम्योपैथ सिंप्लीफाइड है, नेचुरोपैथी तो बहुत ही सिंप्लीफाइड है। तो ये सारी चीजें अगर स्कूल लेवल पे पढ़ाए तो बच्चा जब 12वीं तक निकलेगा तो वो एक डॉक्टर बन के निकलेगा, एटलीस्ट खुद का डॉक्टर। तो जब फिर उसको समझ आ जाएगा कि कभी मैं बीमार पड़ूं तो मुझे पता है क्या करना है। तो यहाँ पे शुरुआत करनी है, क्योंकि अल्टीमेटली हर इंसान को खुद का ध्यान रखना चाहिए और उसके लिए हमारे पास पद्धति अवेलेबल है। तो वो पद्धति जब वो खुद ही करने लगेगा, ठीक होने लगेगा, तो वो आयुर्वेद एलोपैथ के पास जाएगा ही नहीं कभी। डॉक्टर विश्वरूप, हमारे यहाँ पर केरल में पंचकर्म होता है जो कि इंसान के शरीर को दुरुस्त करता है और हर तरह से बीमारी को दूर करता है। क्या इसे उत्तर भारत में लॉन्च नहीं किया जा सकता? क्या आप भी ऐसे इलाज करते हैं जिसमें पंचकर्म होता है? कुछ खबरें आई हैं कि हिमाचल प्रदेश के बद्दी में पंचकर्म किया जा रहा है। क्या यह हर जिले में आयुर्वेद अस्पताल में नहीं किया जा सकता? हाँ, ऐसे देखिए, जो उत्तर भारत में पंचकर्म है, कई जगह में मैंने खुद जाके देखा है। हमारे कई दोस्त हैं जिनके हॉस्पिटल से वहां पे भी है, लेकिन उतना ज्यादा नहीं जितना इसकी होने की जरूरत है। जैसे केमिस्ट की जो दुकान हर गली में है, वैसा नहीं है। जबकि मैं ये बता दूं कि वियतनाम, जहाँ मेरा सेंटर है, हो ची मिन में, हनोई में, वहां तो है पंचकर्म। यहाँ से कुरियर करके ले जाते हैं, वहां पे इंपोर्ट कराते हैं और वह यहाँ आते हैं, ट्रेनिंग लेके जाते हैं। कोलालमपुर में मेरा सेंटर है, वहां भी मैंने देखा कि कई सारी जगह पे पंचकर्म वहाँ करते हैं, वहाँ के होटलों में करते हैं, वहाँ के आयुर्वेदिक सेंटर्स हैं वहाँ करते हैं। तो पंच कई देशों में है, जहाँ जहाँ मेरे सेंटर है वहाँ मैंने जाके देखा, वहाँ है। और जब बाहर हो सकता है, जिनकी पद्धति है भी नहीं, वो यहाँ से सीख के जाते हैं, तो या यहाँ के लोग ही वहाँ जाके फिर लोगों को ट्रीट करते हैं। तो यहाँ क्यों नहीं हो सकता? यहाँ है बहुत थोड़े उसमें, लेकिन इसकी प्रचार नहीं है। लोगों को उसके बारे में उतना पता नहीं जितना होने की जरूरत है। पता तो है, लेकिन उतना पता नहीं है। जब भी कभी छोटे मोटे सिर दर्द हुआ, कुछ भी माइग्रेन हुआ, तो ये सारी चीजों में तो बड़ा लाइफस्टाइल वाली चीजों में बड़ा काम आता है, लेकिन लोगों को ध्यान नहीं है। लोगों को दिमाग में आता है कि अच्छा मुझे सिर दर्द हो गया, मुझे दवा खानी है, बस इतना ही पता है। तो अवेयरनेस की कमी है। अवेयरनेस है, लेकिन बाहर की दुनिया में है, हमारे खुद के देश में नहीं है, खुद के उत्तर भारत में नहीं है तो बहुत थोड़ा सा है। तो होना चाहिए, हो रहा है। और मुझे लगता है आने वाले दिनों में लोग परेशान हो चुके हैं एलोपैथ से, तो अपने आप ही वो ढूंढेंगे रास्ता, तो हो जाएगा। जी डॉक्टर विश्वरूप, जैसे आप उलझ रहे हैं फेसबुक से, यूट्यूब से, आपकी बातों को वो डिलीट कर देते हैं, पब्लिक के साथ आपका कम्युनिकेशन होने नहीं देते। क्या भारतवर्ष का ऐसा कोई एसईओ या सर्च इंजन नहीं होना चाहिए जैसा कि चाइना ने किया हुआ है? जैसे वहाँ पे गूगल नहीं चलता है, फेसबुक नहीं चलती है, लेकिन उनके चैनल फिर भी चलते हैं वहाँ पर। तो क्या भारत ऐसा लॉन्च नहीं कर सकता? आप इस विषय में क्या पहल करेंगे? हाँ, भारत कर सकता है। और चाइना तो एक बड़ा देश है और भारत भी बड़ा देश है, लेकिन कोई बहुत छोटे छोटे देश, जैसे मैं बोल रहा था वियतनाम, वहां पे भी अपना सर्च इंजन है और वो अपनी भाषा में होती है। वो हम नहीं कर सकते क्योंकि हमें वियतनामीज नहीं आती, लेकिन वो करते हैं। वहां पे गूगल उतना पॉपुलर नहीं है। तो जब एक छोटा सा देश कर सकता है, वो देश हमारे देश का 1/10वां भी नहीं होगा। जब उतना छोटा देश कर सकता है, जो उतना अमीर भी नहीं है, तो टेक्नोलॉजी वाइज भी उतना स्ट्रांग नहीं है, तो हम भी कर सकते हैं, करना चाहिए था। लेकिन हमारे यहाँ पे जो एक रिवाज है, जो पॉलिटिशियंस हैं, उनका ध्यान ही कहीं और है। उनका ध्यान इसलिए कि वो अपनी कुर्सी पे चिपके हुए हैं और गुलामी की आदत पड़ी हुई है, इसलिए यहाँ पे नहीं है। अब ये कि रही सवाल मेरे पहल करने की, हमने अभी कुछ समय पहले, 1 साल हो गया, हमने अपना ऐप लॉन्च किया, डायबिटीज 72 करके नाम करके। आपको दिख जाएगा गूगल में भी, प्ले स्टोर में, एप्पल में भी मिल जाएगा, एंड्रॉइड में भी, सब जगह मिल जाएगा। और वो 50,000 लोगों के इस वक्त होगा या 60,000 लोगों के मोबाइल में इस वक्त होगा वो डाउनलोड करके। तो हम वीडियोस वहां भी डालते हैं ताकि वहां से लोगों तक पहुंचे। उस कम्युनिकेशन को कोई रोक नहीं सकता, राइट, या फिलहाल। लेकिन ये कि आने वाले दिनों में हमें और कुछ, क्योंकि वो भी गूगल में प्लेटफॉर्म में देखा जाए तो आने वाले दिनों में ये इतना बड़ा, इसमें हर इंसान को जोड़ के करना पड़ेगा। लेकिन लोग सीख भी रहे, जैसे डिलीट हो रहा है, मेरा वीडियो डिलीट हुआ, फिर अकाउंट डिलीट हुआ, ये और लोगों के साथ भी होगा। जब लोगों के साथ होने लगेगा भारत में, तब उनकी समझ आएगी कि जो हम फ्रीडम सोच रहे थे, फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्चुअली ये गुलामी है। ये जब समझ आ जाएगी बात, तो वो ऑल्टरनेट ढूंढेंगे, ऑल्टरनेट बनाने की तब कोशिश करेंगे। अभी तो कंफर्टेबल बैठे हैं, अभी लगता है कि ये हमारी जायदाद है, जो कि हमें कंट्रोल करने के लिए, ना कि हमें फ्रीडम देने के लिए। ये बात समझ आएगी धीरे धीरे। डॉक्टर विश्वरूप, आप हमारे चैनल पे दोबारा कब आएंगे? क्योंकि हमारे दर्शक अपने सवालों के जवाब चाहते हैं आपसे। बहुत जल्द आएंगे, जब आप बुलाएंगे हम जरूर आएंगे। जी डॉक्टर विश्वरूप, आप हमें ये बताइए कि अगर किसी को सडन अस्थमा अटैक हो जाता है तो उन्हें क्या करना चाहिए? ये हमारे दर्शक ने भेजा था एक सवाल। देखिए, जो अस्थमा के पेशेंट्स हैं,
सडन का मौका जी। पहले तो ना दें, राइट? जो पेशेंट है जिनको अस्थमा टाइप इलनेस ऑलरेडी है, उनको पता है, तो वो आज से अभी से वो अब हल्दी हल्दी के टुकड़ा ले, इतना छोटा सा, नाखून के इतना, उनके जो थंब का साइज का इतना छोटा, और सुबह उठ के एक टुकड़ा खाली पेट चबा चबा के खा लें, लंच से पहले एक टुकड़ा चबा चबा के खा लें, डिनर से पहले भी खा लें। ये 3 बार, ये 3 गोलियां हो गई उनकी, ये दवा है उनके लिए, राइट? ये कर लें। जी। साथ में रोज सिट्रस फ्रूट खाएं। सिट्रस फ्रूट आप समझते ही हैं, मौसमी है, संतरा है, या पाइनएप्पल है, जी। थोड़ा सा खाएं। पाइनएप्पल है तो थोड़ा सा खाएं, संतरा है तो कम से कम 1-2 संतरे खाएं। ये दूसरा। तीसरी चीज, वो डेयरी प्रोडक्ट वगैरह छोड़ दें। ये तीनों चीज आज से कर देंगे तो वो सडन अटैक वाली बात वहां तक पहुंचेगी ही नहीं, और धीरे धीरे अस्थमा ठीक ही हो जाएगा। तो तैयारी अभी से करनी पड़ेगी। वो स्थिति ना आए, तो अभी करेंगे तो हफ्ता 10 दिन तक ऐसे लोग पहुंच जाएंगे कि वो स्थिति आ ही नहीं सकती। जी डॉक्टर विश्वरूप, क्या मोटापे से अस्थमा का कोई संबंध है? डायरेक्ट संबंध नहीं, लेकिन ऐसा है कि कई बार जब इंसान जब मोटा होता है तो उसके हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, तो फिर बॉडी का हर ऑर्गन में इफेक्ट पड़ता है, उसके लंग्स में भी इफेक्ट पड़ता है, और अगर उसके लंग्स पहले से ही कमजोर हैं किसी भी जेनेटिक कारण से या किसी और कारण से, तो फिर अस्थमा तो क्या, कोई भी बीमारी हो सकती है। डॉक्टर विश्वरूप, इसका शुगर से भी कोई संबंध है अस्थमा का? नहीं, शुगर से कोई संबंध मैंने तो नहीं देखा। मैंने देखे बहुत सारे हमारे अस्थमा के पेशेंट हैं, बहुत सारे हमारे शुगर के पेशेंट भी हैं, लेकिन ऐसे बहुत कम है जी। कि जो अस्थमा और शुगर दोनों हुआ है। दोनों में कोई डायरेक्ट कनेक्शन तो अभी तक मुझे दिखा नहीं। डॉक्टर विश्वरूप, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वंदना जी, नमस्कार, धन्यवाद। थैंक यू। अगर आपके भी कोई सवाल हो तो YouTube कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिख करके भेजिएगा। आपके सवालों के जवाब डॉक्टर विश्वरूप से लेकर जरूर दिए जाएंगे। ऐसी ही अन्य जानकारी लेके आपके साथ में फिर रूबरू होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।